हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और मैं पुनः बीपीएससी 69 पीटी के क्वेश्चन के एनालिसिस विथ आंसर के साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इस संदर्भ में जारी किया है, आंसर विथ एनालिसिस, जिसमें पहला वीडियो में 50 क्वेश्चन, दूसरा वीडियो में 50 क्वेश्चन, और आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ लास्ट फेज के वीडियो को जारी करने के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन को एनालाइज करके सभी के आंसर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और रिसेंटली आयोग द्वारा भी आंसर को जारी किए जाने की संभावना है। तब तक आप इसको एंजॉय करें और देखें कि 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को मैंने एनालाइज करा दिया था 2 वीडियो में, और आज मैं 101वां से लेकर के 150 प्रश्न तक आपको एनालाइज कराऊंगा। और देखिए कि ये मेरे पास सेट सी है और दोनों भी सेट सी से ही रिलेटेड है, सबका क्वेश्चन सेम है, लेकिन आंसर के सीक्वेंस में ABCD में डिफरेंस है। क्वेश्चन के भी सीक्वेंस में डिफरेंस है और आंसर के भी सीक्वेंस में डिफरेंस है। इसीलिए आंख मूंद के आंसर न मिलाएं, सहजता से आंख खोल के आंसर को मिलाएं। और जो सीरियस बच्चे हैं, देखिए सीरियस बच्चों की संख्या बहुत कम है आजकल, सेलिब्रिटी बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई है। ये हमारे बिहार के शिक्षा पद्धति की गलती है, जो भी हो, लेकिन सीरियस बच्चे हमेशा सीरियस होते हैं, वो हर समय अटेंटिव होते हैं, और उन्हीं के लिए हम लोग जैसे शिक्षक की पढ़ाई है। सेलिब्रिटी बच्चों के लिए हमारी पढ़ाई नहीं होती है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 सेट सी का पूछा है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आंसर है कि एक्चुअली इसमें पूछ रहा है कि कितने वर्ष की आयु तक ये जीवित रही और कितने वर्षों तक शासन किया। तो चूंकि इन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया, इसलिए इन्हीं पर सवाल पूछे जाते हैं। और इन्होंने 70 वर्ष 214 दिनों तक शासन किया, 70 ईयर्स 214 डेज तक शासन किया, और लगभग 96 ईयर तक शासन किया। और इसमें 70 वर्ष का वाला ऑप्शन सी है, जिसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने 70 वर्षों तक, तो लगभग 70 वर्ष हो गया, सब एक्यूरेट है, 70 वर्ष 214 दिन। लेकिन जितने भी ऑप्शन हैं, पहला में 72 वर्ष है, दूसरा में 66 वर्ष है, तीसरा में 70 वर्ष है, और चौथा में 68 वर्ष है। लेकिन सी ऑप्शन में दोनों मैच है, इनका टाइम पीरियड भी कितने दिन तक जीवित रहे, तो सी आंसर है। इन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि 1926 में इनका जन्म हुआ था और 2022 में इनकी मृत्यु हुई थी। और लंबे समय तक जीवित रहे, और सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय तक शासन किया, इसलिए इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। इसके बाद है 102, गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था। गौरव का मार्ग, वे ऑफ प्राइड, अंग्रेजी में है पाथ ऑफ प्राइड, यानी गौरव का मार्ग। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो जाएगा डी, सेट सी के अनुसार। बार बार कह रहे हैं कि हर सेट में आंसर का भी सीक्वेंस बदला हुआ है, इसीलिए ध्यान से इसको लगाएं। इसके बाद 103 क्वेश्चन है थांडिंगुइट महोत्सव का। थांडिंगुइट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है। तो म्यांमार में मनाया जाता है। कभी पूछता है क्यों मनाया जाता है, तो बुद्ध के स्वर्ग से अवतरण, माना जाता है कि बुद्ध का स्वर्ग से अवतरण हुआ, तो उनका स्वागत करने के लिए म्यांमार यानी बर्मा के लोगों द्वारा यह महोत्सव बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो जाएगा बी, यानी म्यांमार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 है व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस जो अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन DC में है, और ये बहुत ऐतिहासिक इमारत है, तो इस पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है
कि व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वानिया एवेन्यू है, ये गलत है। व्हाइट हाउस का जो पता है ये पेंसिल्वानिया एवेन्यू है, लेकिन 1800 नहीं, 1600 पेंसिल्वानिया एवेन्यू। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कि 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे, ये भी सही है। और तीसरा है कि यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, यह भी सही है। तो 2, 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन बी में 2, 3 और 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू सेट सी। क्वेश्चन नंबर 100, तो क्वेश्चन नंबर 105 कहता है नेट मीटरिंग, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? एक्चुअली ये बिलिंग का तंत्र है, बिजली बिल जो सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित बिजलियां हैं उनसे संबंधित ये तंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर होगा एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 106, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक्चुअली इसमें है कलर और इसका है कॉम्बिनेशन, कौन कलर से किसके कॉम्बिनेशन से कौन कलर है? तो मजेंटा, तो मजेंटा जो होता है वो लाल और नीला से होता है। टील जो होता है नीला, हरा और सफ़ेद से होता है। इसके बाद है मोव, तो मोव जो होता है वह नीला, लाल और सफ़ेद से होता है। और श्याम हरा और नीला से होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 106 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग सी। 106 का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? इसका नाम टाइटन था। तो क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 108, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए क्या है, इसमें है फैशन की सामग्री या जूते उसका विवरण। तो सबसे पहले है बेरेट। तो बेरेट एक प्रकार की विशेष टोपी होती है, ऐसे लटकाने वाला एक प्रकार की विशेष टोपी होती है। आपको इसके बाद है स्टिलेटोज। स्टिलेटोज जो होता है यह महिलाओं का एक विशेष प्रकार का जूता होता है। और इसके बाद है आपको एविएटर्स, तो एक प्रकार का धूप का चश्मा है। इस तरह से इसको जब मिलाएंगे। और चौथा ऑप्शन में है आपको ये चिग्नोम। तो चिग्नोम जो होता है यह एक प्रकार का केश विन्यास है, आजकल का डिजाइनर है। और इसके बाद है ब्रॉग। ब्रॉग पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। जैसे आप देखते हैं कि ये स्टिलेटोज महिला के जूते के एक प्रकार है, उसी तरह से ब्रॉग पुरुषों के जूते के एक प्रकार है। इन सभी को मिला लेने के बाद इसका आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग डी। क्वेश्चन नंबर 109, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था? एथेंस, जो ग्रीस में है। तो 109 का आंसर हो जाएगा ए, एथेंस। 110, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? फ्लशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन, नो गलत है। फ्लशिंग मीडोज नामक जगह पर यूएस ओपन होता है, ना कि फ्रेंच ओपन, तो ये गलत है। इसके बाद है वीनस रोज वाटर डिश विंबलडन महिला ट्रॉफी, बिल्कुल सही है। यह विंबलडन खेल में महिला ट्रॉफी का नाम है, ये मैच है। इसके बाद है आपको रोलैंड गोरोस यूएस ओपन, नो 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 नो, यह फ्रेंच ओपन है, ठीक है। और फिर इसीलिए फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम रोलैंड गैरोस भी है। तो पहला और तीसरा मैच नहीं है, दूसरा मैच है। और चौथा ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डॉफिन आक्वर्स्ट मेमोरियल कप, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स में यह कप दिया जाता है। तो
तो ये मैच है, तो पहला और चौथा ही, पहला और चौथा, सॉरी दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा मैच नहीं है और दूसरा और चौथा मैच है। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 और 4, तो बी ऑप्शन में है। 110 के ऑप्शन बी में है आपको 2 और 4, तो 110 का आंसर 2 हो जाएगा। अच्छा, बोधिसत्व पद्म पानी बहुत फेमस है, एनसीईआरटी में भी पूरा चित्र दिए हुए हैं। आप देखेंगे महात्मा बुद्ध को हाथ में कमल लिए हुए, तो पद्म माने कमल, पानी माने हाथ, तो महात्मा बुद्ध का वह रूप जिनके हाथ में कमल है, ये करुणामयी दयामयी बौद्ध का चित्र है और यह मिलता है अजंता की पेंटिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर होगा ए, अजंता। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में नहीं। फाहियान और हुएनसांग में हमेशा बच्चा गलती करता है, यहाँ भी गलती कराने की कोशिश की गई है। फ से फाहियान, ह से सॉरी ये ह से हुएनसांग, ह से हर्षवर्धन। तो हुएनसांग हर्षवर्धन में आया के काल में आया और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया, तो दोनों उल्टा कर दिया है। तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, गलत हो गया। और हुएनसांग एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नहीं, खाली राजा का नाम बदल दिया है, तो दोनों गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर होगा इनमें कोई नहीं। 112 का आंसर होगा डी, नन, इनमें कोई नहीं। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए चरक, तो चरक चिकित्सक थे, आप सभी जानते हैं, आयुर्वेद के बड़ा प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कनिष्क के काल में ब्रह्मगुप्त, आपको गुप्त काल के गणितज्ञ थे, ठीक है। इसके बाद है वराहमिहिर ज्योतिषाचार्य थे और विशाखदत्त नाटककार थे। इन्होंने ही ना आपको ये विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक विशाखदत्त की है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें चरक चिकित्सक, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ, वराहमिहिर ज्योतिष और विशाखदत्त नाटककार। तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन नंबर 114, इनमें से किसने भारत में पारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? तो बलबन ने। तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर होगा ये बलबन। और वैसे भी ये प्रश्न काफी फेमस है कि दिल्ली के किस सुल्तान का दरबार फारसी परंपरा से भरा हुआ था? बलबन ही था। और ये जो नवरोज है यह फारसी पर्व है जो नववर्ष के आगमन पर मनाया जाता है। इंडिया में इसी को लागू किया गया। इसके बाद है नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में। आप एनसीईआरटी के 7th क्लास का किताब देखें, डायरेक्ट सब एनसीईआरटी और बीटीबीसी छाया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग उत्तर भारत यानी सी। क्वेश्चन नंबर 116, ये वुड के 154 के प्रेशर वुड डिस्पैच के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया, से दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर हो जाएगा ए, यानी इसमें दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 117, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो मैथिली भाषा मिथिलांचल क्षेत्र का था। तो मैथिली भाषा का विकास, हालांकि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको प्रारंभिक और उत्तरवर्ती विकास पूछना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन ऐसा है जिनमें दोनों के काल में मैथिली भाषा का विकास हुआ। इनमें पहला वंश है कर्नाट वंश, और कर्नाट वंश के अंतिम राजा हरिसिंह, और कर्नाट वंश मिथिलांचल का बड़ा ही प्रसिद्ध वंश था। और इस वंश के नेतृत्व में मैथिली भाषा का विकास हुआ और मैथिली की पंजी प्रथा भी यहीं पर विकसित हुई। और इसके जस्ट बाद बनता है जो लास्ट ऑप्शन में है ओनियार राजवंश, और ओनियार राजवंश करना, और इसके काल में भी मैथिली कल्चर का काफी विकास हुआ।
और इसके बाद फिर दरभंगा महाराज का वंश शुरू हो गया बिहार के हिस्ट्री में। और बराबर देखिएगा हर साल मिथिलांचल का हिस्ट्री पूछता है। हिस्ट्री के दृष्टिकोण से बड़ा समृद्ध क्षेत्र मिथिलांचल है। तो मेरे ख्याल से प्रारंभिक जो इसकी शुरुआत मैथिली भाषा के विकास की है वो कर्नाट राजवंश की है। इसको प्रारंभिक और द्वितीय चरण में न पूछ के सीधे पूछा है तो हम प्रारंभिक ही मानेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाट राजवंश, जिसके अंतिम राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने मिथिलांचल में पंजी प्रथा को आरंभ किया था। आज भी काफी प्रचलित है, उस क्षेत्र के लोग जानते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर हो जाएगा ए, कर्नाट वंश। क्वेश्चन नंबर 118, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध राज्य की मगध साम्राज्य की राजधानी? तो मगध साम्राज्य की तो 3 राजधानी रही, लेकिन सबसे प्राचीन तो राजगृह रही। इसके बाद पाटलिपुत्र, फिर वैशाली और फिर पाटलिपुत्र। हम सभी जानते हैं अजातशत्रु के बिंबिसार जो संस्थापक था, राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली बना दिया, आपको शिशुनाग बना दिया, और फिर इसको कालाशोक पाटलिपुत्र ला दिया। तो प्राचीन काल वैदिक काल में सबसे प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है, घुमा दे रहा है। प्रारंभिक नहीं पूछ के प्राचीन वैदिक काल, तो प्रारंभिक हुआ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मगध राज्य का उल्लेख सबसे पहले वेद में ही मिलता है, अथर्ववेद में। तो इसकी राजधानी राजगृह थी। तो क्वेश्चन नंबर प्राचीन काल में, तो क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर हो जाएगा, 118 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग आपको राजगृह यानी सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 119, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित, बिल्कुल सही है, 76 लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था 78 में। इसके द्वारा ही ना इसी को मुंह बंद करने वाला एक्ट या गैगिंग एक्ट कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में छपने वाले समाचार। आप देखिए, हमको इसमें आप अगर कहें तो मैं कई ऐसा क्वेश्चन दिखा दूंगा जिसमें मैंने वीडियो जारी कर दिया। सुनिए, मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं लॉर्ड लिटन के काल का। तो लॉर्ड लिटन के काल अधिनियमित किया गया था, सही है। गैगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये भी सही है। अभी हमने वीडियो कुछ दिन पहले जारी किया था रिपन और लिटन पर, देखो उसमें सारी चीज़ का विवरण है। तो तीनों सही है। तो 119 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग बी। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर हो जाएगा बी, यानी सभी 1, 2, 3 सभी सही हैं। इसके बाद है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, सही बात है। एक्चुअली क्या है कि यह वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का पहला प्रयास था। और 1861 का जो अधिनियम पारित हुआ था उससे अलग हट करके पहली बार फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, इसलिए सही है पहला। और दूसरा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का, बिल्कुल प्रांतीय सरकार को बहुत सारे वित्तीय प्रशासन का अधिकार भी दिया गया था, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास करने, ये पूरा डायरेक्टली नहीं है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान दिया, लेकिन वास्तविक पर पूरी तरह से नहीं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए, और इसका आंसर सी में है 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर होगा सी, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति शास्त्र, ये कामंदक लिखे हैं गुप्त काल में, जिसमें मंत्रिमंडल वगैरह का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हो जाएगा कामंदक यानी ए। क्वेश्चन नंबर 122, फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? तो फुतुहात आलमगीरी ईश्वरदास नागर, याद रखें ईश्वरदास नागर ने फारसी भाषा में लिखा। और कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि इसकी विषय वस्तु क्या है। तो याद रखें कि आप जानते हैं कि आलमगीर की उपाधि, ये भी क्वेश्चन आता है कि आलमगीर की उपाधि किसकी थी? मुगल वंश की किस राजा की उपाधि आलमगीर की थी? तो औरंगजेब आलमगीर की उपाधि धारण किया था। इसमें क्या है कि औरंगजेब के विजय का विवरण है। जब यह प्रश्न आता है कि आखिर ईश्वरदास नागर ने
फुतुहात आलमगीरी में किस चीज को फोकस किया? तो सिंपली औरंगजेब के विजय अभियान को। तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर हो जाएगा आपको सी, ईश्वरदास नागर। इसके बाद है 123। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। एकदम ओपन ट्रूथ है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर होगा ए, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 124। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो 1912 में अलग हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, घोषणा किया गया 1911 में दिल्ली दरबार में। मैंने दिल्ली दरबार कमेटी पर जो वीडियो जारी किया उसमें भी इस चीज़ को बताया है, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पर मेरा वीडियो है, आपके सामने प्रश्न है, मेरा वीडियो है, ओपन ट्रूथ है, आप देख सकते हैं। मेरा टेस्ट पेपर है। मैं वैसे एक काम करूँगा कि ये जो चूँकि सभी बच्चों के पास सेट सी है नहीं, तो मैं इसको टेलीविज़न चैनल टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पर, जिसका डिस्क्रिप्शन है आपको इसमें वीडियो में, और आप टेलीग्राम चैनल से आप इसको देख सकते हैं, इससे अपना आंसर मिला सकते हैं। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 123, 124 1912 में। तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर होगा 1912 यानी सी। इसके बाद है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार। तो कॉमन बात है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड तीनों धार्मिक महत्व का है। स्तूप जो महात्मा बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया गोलाकार घर है। चैत्य बौद्ध धर्म में मंदिर को चैत्य कहते हैं। और विहार जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जगह होता था। तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। 125 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग ए, बौद्ध धर्म। इसके बाद है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? अभी देखिए मैंने जस्ट बिहार पर जीआई टैग में जारी किया है, और बिहार का जितना भी जीआई टैग है सब पर मैंने लिख दिया है। यहाँ भी मैंने दिया है। ये एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई है। वहाँ बोर्ड पर डायरेक्टली देखिएगा लिखा हुआ है ब्रैकेट में। इसलिए मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि जिन बच्चों ने वीडियो को सही ढंग से देखा और बहुत बढ़िया से प्रश्न को सॉल्व करके आए हैं। क्लासरूम की पढ़ाई, टेस्ट और मेरे वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों के बने हैं, अप्रोक्स 100 आप मिला है, आपके सामने उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर होगा एक प्रकार की कढ़ाई यानी ए। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर होगा ए। इसके बाद है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में, नहीं भाई ये तो भागलपुर में था, ये गलत है। दूसरा है इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल, ये भी गलत है, यह धर्मपाल ने किया था। तो पहला और दूसरा गलत हो गया। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फैला। हम सभी जानते हैं कि बौद्ध बंगाल में 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में एक तांत्रिक शाखा का विकास हुआ, जिसको वज्रयान कहते हैं या तंत्रयान भी कहते हैं। और इसमें तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, वशीकरण, सम्मोहन, इस सब को महत्व दिया गया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। बिहार में बौद्ध शिक्षा का 2 बड़ा केंद्र था, नालंदा और विक्रमशिला। नालंदा महायान शिक्षा का केंद्र था, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। तो यह नालंदा था, और ऑक्सफोर्ड ऑफ वज्रयान, तो यह विक्रमशिला, तो यह सही है। और चौथा है यहाँ खगोल विज्ञान, तर्क शास्त्र, कानून, हाँ इस सब को भी पढ़ाया जाता था। तो 3 और 4 सही है। इसमें आपको सही है और पहला और दूसरा गलत है। तो कौन गलत है पूछ रहा है, तो पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर हो जाएगा बी। बी में है 1 और 2 गलत है। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन, देखिए बड़ी चालाकी से यह प्रश्न पूछा है। बारूद का आगमन भारत के उपमहाद्वीप में 13वीं शताब्दी में ही हो गया था।
और 13वीं शताब्दी के क्षेत्रीय युद्ध में आप NCERT का क्लास पढ़ें, 7th क्लास का पढ़ें और देखें लिखा हुआ है मुगलों में। तो 13वीं शताब्दी में बारूद का प्रयोग आरंभ हो गया। बाबर तो 16वीं शताब्दी 1526 का चीज है। बाबर तो 1526 में ना आया, पानीपत की पहली लड़ाई में जीता। वैसे उससे पहले भी ये भारत में 2-4 बार आक्रमण कर चुका है, 4 या 5 बार, लेकिन यह भी आपको 15वीं शताब्दी का ही है अंत में। और जबकि बारूद का भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयोग आपको 13वीं शताब्दी में होती है, गलत है। अच्छा, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद, नो, मेहराब और गुंबद का तो आपको सल्तनत काल में ही हो गया, तो ये गलत है। ये सब NCERT का डायरेक्ट लाइन बाय लाइन है। आप देखें 7th क्लास के NCERT में जहाँ सल्तनत काल और मुगल वंश दिए डायरेक्टली ये सब लिखा हुआ है। अच्छा, तो पहला दूसरा गलत है। तीसरा है प्रदेश में तैमूरी राजवंश, यह है क्योंकि बाबर का संबंध तैमूर और चंगेज दोनों से था। और याद रखेंगे बाबर चंगेज से अपना नाम नहीं जोड़ता था, लेकिन तैमूर से, चंगेज ने जो ये दिल्ली में कत्लेआम कर दिया था, तो चंगेज की बदनामी थी इंडिया में, इसीलिए बाबर और कोई भी मुगल बादशाह जल्दी चंगेज से अपना नाम नहीं जोड़ता था। लेकिन आप पढ़िए NCERT साफ साफ लिखता है कि लगभग सभी मुगल बादशाहों ने तैमूर के साथ अपना फोटो या चित्र बनवाया, तो ये बिल्कुल सही है। और युद्ध में तोपों की शुरुआत, बारूद जो तोप में जो बारूद का युद्ध करके चलाया गया, ये पहली बार पानीपत के युद्ध में चलाया गया। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के विजय का कारण, तो 2 चीज, तोप का प्रयोग और तुरुंगा युद्ध पद्धति। तो बारूद का अन्य रूप में प्रयोग पहले ही हो गया था। हाँ, तोप में बारूद का प्रयोग भारत में पहली बार बाबर किया था, जो 7वां क्लास का NCERT एक चित्र के बगल में लिख देता है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। 7th क्लास के NCERT में है ये, मिडिवल पीरियड के बारे में, न्यू NCERT की बात करें तो 3 और 4 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्या कौन सही है? तो पहला दूसरा गलत है, 3 4 सही है, तो 3 4 ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर हो जाएगा बच्चे लोग बी, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार, बिल्कुल, क्योंकि इस काल में मक्का जो जाते थे लोग वो इसी बंदरगाह से जाते थे, और यह था सूरत बंदरगाह यानी डी। तो क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर हो जाएगा डी, बाबुल मक्का का द्वार। अष्टप्रधान, क्वेश्चन नंबर 130 में अष्टप्रधान, मेरे टेस्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, कितना उदाहरण है आप देख सकते हैं सबको। अष्टप्रधान, मंत्री परिषद, इंडियन हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन, अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु भाषा के विद्वान थे, अष्ट यानी 8, तो तेलुगु भाषा के विद्वान थे राजा कृष्णदेव राय के दरबार में, जिनको अष्टदिग्गज कहा गया है। और अष्टप्रधान शिवाजी महाराज के प्रशासन के 8 मंत्रियों का समूह था, तो आंसर हो जाएगा ए, मराठा प्रशासन। तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग ए, मराठा प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 131, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। देखिए क्या है, इस प्रकार का प्रश्न देखने के बाद बच्चा डर जाता है, लेकिन कभी नहीं। UPSC पैटर्न के क्वेश्चन में बड़ी चालाकी होती है कि ऑप्शन में वो क्लू देता है। कम से कम इसमें एक चीज सभी जानते हैं कि हमारा जो पश्चिमोत्तर बिहार है, जो आपको जहाँ पर कैमूर की पहाड़ी है चंपारण में, वो शिवालिक का विस्तार है और वो टर्शियरी सेक्टर की चट्टानी प्रणाली है। और पूरा डी ऑप्शन में 2 जो है वह केवल सी में है। एक ही ऑप्शन अगर आपको मिल गया और जानकारी है तो आप पूरा बना सकते हैं, ये चालाकी होती है। तो कैमूर की पहाड़ी के बारे में सहजता से बच्चे पढ़ते हैं कि टर्शियरी काल के चट्टान से बना हुआ है और शिवालिक का विस्तार है। आप जानते हैं कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी शिवालिक है, सबसे उत्तरी श्रेणी हिमाद्री, बीच वाली हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय, और सबसे लास्ट वाली या सबसे दक्षिणी या सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक। उसी का विस्तार हमारे पश्चिमोत्तर बिहार में कैमूर की पहाड़ी है चंपारण में,
और वहाँ की चट्टान टर्शियरी एज की है, तो कॉमन है। और केवल एक ही अगर आपके पास आइडिया है तो भी प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि तृतीय चट्टानी प्रणाली आपको ऑप्शन डी में है। और इसका होगा 2, तो देखिए कि पूरा में ऑप्शन डी में केवल एक ही जगह 2 है, ऑप्शन सी में, तो एक ही से आपका सारा प्रश्न बन जाएगा। इसलिए मैं आगे भी इसके बारे में बताता रहूँगा। आगे से अब पैटर्न पूरा क्लियर कर दिया चौथा ऑप्शन का ना बीपीएससी, तो आगे से जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो बताता रहूँगा। बहुत ट्रिक होता है, बहुत आसानी से बन जाएगा, ये ट्रिक है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए कि बच्चे घबरा जाते हैं, इनकी ऐसी कोई बात नहीं होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 132 ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल घाटियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। अब कथन तो एक जस्ट यूपीएससी का ही चालाकी है, कथन तो बहुत लंबा बना दिया, बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा। बहुत सारा बच्चा सुंदर बन लगा देगा जैसे ही मैंग्रोव देखेगा, लेकिन ये गलत है। 2 ऐसा क्लू है इसमें जो यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चन में हमेशा क्लू होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि अभी तक बच्चों को इस पैटर्न से बीपीएससी का क्वेश्चन बनाने की आदत नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं समझ पाए हैं। लेकिन यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन जितना लेंदी होता है उतना आसान होता है, क्योंकि उसमें क्लू रहता है। इसमें 2 ऐसा क्लू है जो क्लियर इसके आंसर को कर देता है। बहुत सारे बच्चे लगा हैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये गलत होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ 21 द्वीप, तो 21 द्वीप सुंदरबन बायोस्फीयर में। आप पढ़िए एनसीईआरटी के जैव विविधता वाले सेक्टर में सुंदरबन में 104 द्वीप हैं, इसलिए सुंदरबन किसी भी स्थिति में नहीं होगा। और सबसे दूसरा क्लू है कि समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र है दुनिया का, तो काफी चर्चित है, और यह है मन्नार की खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका के बीच है। तो 2 ऐसा क्लू है कि समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, और लास्ट में जो 21 द्वीप, ये क्लियर कर देता है। इतना किसके पास नॉलेज रहता है, वो खाली उलझाता है, ये ट्रिक है। तो 2 ऐसा क्लू है जिससे क्लियर हो गया कि यह सुंदरबन नहीं है, यह मन्नार की खाड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग सी, मन्नार की खाड़ी। इसके बाद है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे का समय है। तो कॉमन है, ये तो कैलकुलेशन है। ग्रीनविच का मतलब 0 डिग्री देशांतर, और कहाँ का 90 डिग्री देशांतर का पूछ रहा है, तो ग्रीनविच और 0 डिग्री में 90 देशांतर का अंतर है। तो 90 देशांतर का मतलब एक देशांतर के लिए 4 मिनट, तो 90 देशांतर के लिए 360 मिनट, और 360 मिनट का मतलब होता है 6 घंटा। और पूर्वी देशांतर है तो समय आगे होगा, और पश्चिमी देशांतर समय पीछे होगा। तो वहाँ पर क्या लिख रहा है कि वहाँ पर 12 बज रहा है मैंने दिन के, तो यहाँ पर शाम का 6 बजेगा, यानी 6 PM होगा, तो 6 PM होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर हो जाएगा सी। 133 का आंसर हो जाएगा सी। एकदम कॉमन क्वेश्चन है। जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़े हैं, जो रट्टा मार पैटर्न को अभी भी अपना रहे थे, उनके लिए भारी। अदरवाइज जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने मैनेटली पढ़ा है ईमानदारी से, सघनता से, नॉलेज के साथ, उनको कभी दिक्कत नहीं हुई। इसीलिए अब सजग हो जाने की जरूरत होगी। इसके बाद है निम्नलिखित, भी बहुत चालाकी से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब बच्चा चकरा जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। जैसे कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, बच्चा के दिमाग में नहीं आएगा। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ी में पाए जाते हैं, खैर इसको तो वो पकड़ लेगा। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, इसमें भी कंफ्यूज होगा। हालांकि धारवाड़ आप जानते हैं ये खनिजों के लिए प्रसिद्ध होता है, और अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। एक एक बच्चा बिहार का जानता है, तो केवल एक ऑप्शन जहां लास्ट में पकड़ा, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, तो यही सही है, तो बाकी तीनों गलत हो जाएगा। इसीलिए यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चन में वो जितना लेंदी बनाता है समझिए उतना ही ईजी होता है, क्लू होता है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है बिहार में, सभी जानते हैं, है ना। सॉरी, कोडरमा में पाया जाता है, सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर हो जाएगा बच्चे लोग डी।
क्वेश्चन नंबर 135, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा। तो देखिए मेरे वीडियो में मैंने भूगोल में भी वीडियो जारी कर दिया। आप सभी जानते हैं कि भूमध्य पृथ्वी ग्लोब है, भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा 0 डिग्री, यहाँ ध्रुव पर 90 डिग्री, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो प्रत्येक डिग्री पर एक एक रेखा खींची गई। तो 90 रेखा उत्तरी में और 90 रेखा दक्षिणी में, तो पूरे 180 क्या हो गया, अक्षांश रेखा नहीं हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 180, सहज है। तो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर हो जाएगा 180 यानी सी। कितना आसान प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 136, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई। तो कोसी मैदान का मतलब होता है उत्तर का मैदान। अब मैदान 2 है, गंगा नदी। अब पहले जब तक झारखंड हमारे पास था तब तक बिहार का भौतिक स्वरूप अलग था, अब बदल जाने के बाद अलग हो गया। अब हमारे बिहार की विभाजक रेखा है, आपको बिहार मैदानी प्रांत हो गया। तो पठार लास्ट में है, पठार तो मेन चला गया झारखंड में, पूरा मैदान है। तो गंगा नदी विभाजक रेखा बनाती है, उसके ऊपर उत्तर में उत्तरी मैदान, दक्षिण में दक्षिणी मैदान। तो उत्तरी मैदान में जो कोसी का मैदान है, कोसी का मैदान, कोसी गंडक का मैदान, तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 65 मीटर, 66 या 65 मीटर है। इसमें 150 मीटर, 30 मीटर, 300 मीटर है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा इनमें कोई नहीं, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड माई स्टडी अकॉर्डिंग टू। तो 136 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, आपको इनमें से कोई नहीं, डी ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 137, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। देखिए ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत अनुमान लगाने की जरूरत है। एक्चुअली क्या है, आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सूरजगढ़ एक ऐसा जिला है, छत्तीसगढ़ में सूरजगढ़ एक ऐसा जिला है जहाँ पर कर्क रेखा माने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो हमारे भारत के बीचों बीच गुजरती है, और आपको कहता है भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा यानी भारतीय मानक समय रेखा सूरज ये पूर्व में सूरजपुर जिला में इंटरसेक्ट होते हैं, इसको काटती है। और यहाँ ये पूछ दिया पठार, तो मेरे अनुसार सूरजगढ़ जिला बघेलखंड के पठार में आता है, क्योंकि ये जो है बघेलखंड का पठार, इसका विस्तार आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, बुंदेलखंड का यूपी और एमपी में है, और मालवा का भी मेनली एमपी में है। तो यहाँ पर आंसर होगा 137 का मोस्ट प्रोबेबल ए। द क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर शुड बी, 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये ए ही होना चाहिए क्योंकि बघेलखंड के पठार का यही एरिया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन अनुमान के आधार पर बनाए जाते हैं। इसके बाद है उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। तो उत्तराखंड का 3 ही जिला तिब्बत सीमा से लगता है, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। तो चमोली है लगता है, उत्तरकाशी है लगता है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी पिथौरागढ़। तो क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर होगा बी यानी अल्मोड़ा। 138 का आंसर होगा बच्चा लोग बी यानी अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 139, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, प्रशांत महासागर में। तो क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर होगा प्रशांत महासागर जो सी में है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठी झील, मीठी पानी का झील है नहीं। ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत टफ था, लेकिन आपको मान लीजिए 20-25 गो क्वेश्चन टफ है, 120 गो क्वेश्चन इजी है ना, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। तो देखिए एक्चुअली है क्या कि विक्टोरिया काफ़ी चर्चित है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। जब यह पूछे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील तो ये होगा, जब यह पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील तो भी यही होगा।
लेकिन सीधे जब पूछेगा कि मीठे पानी के झीलों में क्षेत्रफल या सतह के हिसाब से इसका स्थान, तो दूसरा हो जाता है। और यहाँ दे रहा है कि ये तीसरा है, एक छोटा सा चीज के लिए ये गलत हो गया पहला, दूसरा होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, बिल्कुल सही है ना। इसके बाद है इसकी सीमा 4 देशों नहीं, 4 देशों नहीं, 3 देशों, तंजानिया, युगांडा और केन्या। इसमें रवांडा देकर के गलत कर दिया, तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा सही है, और चौथा है विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र नील नदी जो सबसे लंबी है, बिल्कुल ये सही है। तो इसमें सही हो जाएगा आपको दूसरा और चौथा सही है, और गलत है पहला और तीसरा। तो गलत है, गलत पूछ रहा है तो पहला और तीसरा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर होगा बी, जिसमें 1 और 3 है। तो 140 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग बी। 141 हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्यों हीट वेव पूछा? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही समय पूर्व अपने बिहार की सरकार द्वारा हीट वेव को आपदा घोषित किया गया, जिसे थंडरिंग को हाल ही में आपदा घोषित किया गया। तो जब सरकार कोई बड़ी घोषणा करती है तो परिभाषा भी उसकी आती है ना। उसी टाइम में परिभाषा आई थी, और इसमें परिभाषा IMD के अनुसार मैदानी इलाके में जब तापमान 40 से अधिक होगा, ठीक है, तो और आपको पहाड़ी इलाके में 30 डिग्री से अधिक होगा तो यहाँ है कि यदि मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 नहीं, यहाँ 40 होना चाहिए, गलत हो गया। और यदि किसी पहाड़ी इलाके का तो तापमान 40, यहीं पर दोनों 40 मैदान में हो जाएगा और 30 पहाड़ी में हो जाएगा। तो दोनों को उल्टा कर दिया है, जैसे ये हुएनसांग और फाहियान वाला में उल्टा कर दिया, यहाँ भी उल्टा कर दिया, तो ये दोनों गलत हो गया। क्योंकि IMD के अनुसार मैदानी इलाका में 40 डिग्री और पहाड़ी इलाके में 30 डिग्री, तो इसका दोनों गलत हो गया। तो इसमें है कौन सही, कोई से ना तो एक और ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग बी, इसमें दोनों गलत है। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। खोजकर्ता और जन्म स्थान। तो खोजकर्ता जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस, तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का। इसके बाद है आपको जैक्स कार्टियर, तो जैक्स कार्टियर आपको फ्रांस का था। इसके बाद है सर फ्रांसिस ड्रेक, तो यह यूनाइटेड किंगडम के थे। और फर्डिनेंड मैगलन, वही जो समुद्र से पूरा समुद्र का यात्रा जहाज से किया, ऐसे कोलंबस अमेरिका को खोजे। हाल ही में मैंने वीडियो जारी किया है 9th क्लास के BTBC का, आप देख सकते हैं, विश्व की खोजें, जो 9th क्लास का पहला चैप्टर है। तो इन सभी को मिलाने आंसर हो जाएगा 142 का ए। 142 का आंसर हो जाएगा ए। 143 UAE की रियासत राज्य। तो UAE जो है जैसे अमेरिका 50 राज्यों का संघ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसी तरह से यूनाइटेड ये क्या कहते हैं, ये एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरात, UAE। तो UAE 72 में फॉर्म हुआ और 7 रियासत को मिलाकर बना। तो वही 7 रियासत का नाम पूछ रहा है। इसका ऑप्शन सी में 7 रियासत का नाम है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फुजैराह, रस अल खैमा। तो क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग सी। 143 का आंसर हो जाएगा सी। 144 सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव से निकलती है? आप जानते हैं सुवर्ण रेखा बहुत ही प्रमुख झारखंड की नदी है। एक्चुअली क्या है कि रांची से 165 किलोमीटर दूर नगरी गांव के रानी चुआ स्थान से निकलती है। तो नगरी गांव ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर हो जाएगा बी, नगरी गांव, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? देख लीजिए, अभी मैंने जस्ट आपको जारी किया है
वीडियो बिहार के उद्यान और अभ्यारण्य, देखिए उसमें सारा चीज़ है। जैसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, बिहार में है, और ये चंपारण में है, दुधवा यूपी में है, गजनेर नहीं है, भीम बांध मुंगेर में है। तो 1 और 4, वाल्मीकि बिहार में है और भीम बांध बिहार के मुंगेर में है। तो आंसर होगा 1 और 4। तो 145 का आंसर देख लीजिए, आप मेरे वीडियो में सब लिखा है, सारा चीज़ मैंने बता दिया है। इसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारे वीडियो से डायरेक्टली आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर हो जाएगा आपको सी, जिसमें है आपको एक और 4। क्वेश्चन नंबर 146, गैंजेटिक डॉल्फिन के देखिए भी आप देखें, एक एक लाइन जो मैंने वीडियो में बताया क्वेश्चन में डायरेक्ट है। 145 में अभ्यारण्य मैंने बिहार पर बहुत सारा जारी किया है, अभी भी समय है, देखें बहुत सारे एग्जाम हैं। अब देखिए कि गैंजेटिक डॉल्फिन के संबंध में कथनों पर छाटिएगा, मेरा वीडियो देख के मिला लीजिए। इसमें गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है, बिल्कुल सही है, रेड लिस्ट में रखा ही गया है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना, ये भी सही है। आप देखिए मैंने उसमें साफ साफ बताया है कि यह प्राणी अंधा होता है और आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू, हालांकि याद रखिए अन्य डॉल्फिन का आँख होता है लेकिन इसका आँख नहीं, क्रिस्टलीय लेंस नहीं होता है, तो यह देख नहीं पाता है ना, और यह अल्ट्रासाउंड के थ्रू अपने दुश्मन को पकड़ता है। मैंने डायरेक्टली बताया है, उसमें देख लीजिए आप। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र नहीं है जो इसके प्रभावी रूप से अंधा बना, सही है। यह इको लोकेशन, दैट इज इको लोकेशन, साउंड के थ्रू लोकेट करता है एरिया पर, प्राणी को का उपयोग करता है, और राष्ट्रीय जलीय जीव, तो ये सभी सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी सभी सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 147, गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। 147 का आंसर हो जाएगा ए। 148, बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में सोना जमुई में खान मिला था ना। तो क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर हो जाएगा जमुई, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 149, त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया। 149 का आंसर, बहुत क्वेश्चन आसान रहा वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए। 149 का आंसर हो गया ए। और 150, अभिकथन, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जवाब, बिल्कुल लगभग 70-80% यहाँ पर प्लेसर एक बालू युक्त खनिज है जिसमें सोना के कण होते हैं, और सोना का भेन जो होता है ब्राजील में पाया जाता है, ये सही है। और कभी ये दोनों कथन और कारण वाला है, और किसी समय महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ संयुक्त थे, यानी इसमें कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन सी कहता है कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग सी। इस तरह आप देख सकते हैं कि जिन बच्चों ने सही से पढ़ाई किया, स्तरीय पढ़ाई किया, सेलिब्रेटिव पढ़ाई, अभी भी बच्चों का कारण है कि बिहार में बच्चों के पढ़ने की आदत खत्म हो गई। पिछले 15-20 वर्षों से बिहार में बहुत सारी चीज़ बढ़ा है, लेकिन शिक्षा कभी नहीं बढ़ा, शिक्षा की उन्नति नहीं हुई। सरकार ने खर्च काफ़ी किया लेकिन पढ़ाई का स्तर बढ़िया नहीं रहा, तो बच्चों को पढ़ने की आदत रही नहीं। तो स्तरीय पढ़ाई के लिए इसीलिए आज के सेलिब्रिटी कोचिंग और यूट्यूब खूब चल रहा है, लेकिन ये परंपरा अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। स्तरीय पढ़ाई करें तो हर समय आपको सफलता मिलेगी। आपके समक्ष मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम पे, मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं। इस क्वेश्चन को आप मिला लेंगे और मेरा वीडियो देखें, मेरा टेस्ट पेपर देखें, और जिन बच्चों ने हमारे साथ पढ़ाई किया अपना नोट देखें तो 100 से ऊपर प्रश्न बनेगा। मेरे वीडियो से ही कम से कम 30 से 40 प्रश्न बनेंगे। आप डायरेक्टली, आपके सामने उदाहरण है, मेरा चैनल है, आप निकाल कर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, जैसा कि आप करते रहते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और फिर आगे उपयोगी सामग्री के साथ और कटअप के बारे में आगे बताने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।